हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन जो अभी 3-4 सालों में एसएससी के एग्जाम्स में जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे लेवल के हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 45YZ0 5 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 40 से विभाज्य है, तो y प्लस जेड का अधिकतम संभावित मान। देखो, हमारी संख्या है 45YZ0, इसे हमें 40 से डिवाइड करना है ना। देखो, 5 अंकों की ये संख्या है, इसे 40 से डिवाइड करना है। तो देखो, जीरो तो फिक्स है, y और z की जगह हमें कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन y ऐसी संख्या लेनी है y और z का योग है ना वो अधिकतम प्राप्त हो, संभावित मान जो है ना वो अधिकतम हो। ठीक है, तो हमें अधिकतम लेने के लिए इस जीरो की कोई मतलब ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी, तो इस जीरो को इससे काट देंगे हम, है ना। अब 4 से हम फाइंड कर लेंगे y और z को, z की वैल्यू। तो हम y और z की ऐसी वैल्यू लेंगे, है ना, जो जिससे ये 4 अंकों की संख्या है ना 4 से पूरी बार डिवाइड हो जाए, है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा, है ना। तो ये 45YZ में हम 4 का ऐसे मान लेंगे y और z के जिनका योग अधिकतम हो, है ना। तो अधिकतम मान के लिए हम 9 की तरफ से जाएंगे, मतलब 99। अगर इसकी जगह 99 लिखूं, फिर 98, तो उधर से अधिकतम अंक आएंगे, अधिकतम योग अधिकतम होगा ना। तो हम 4 का जैसे यहाँ पे 99, इसका मान भी 99 रखते हैं, तो अधिकतम मान कितना आएगा, इनका योग 18 से अधिक आ नहीं सकता, है ना। तो 18 आएगा, लेकिन इनमें क्या, इन दोनों में क्या 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग नहीं जा रहा। फिर मैं 98 लूंगा, इसमें भी नहीं जा रहा 4 का भाग। देख लो, 4 दूनी 8, 18 होंगे, ठीक है। दूनी 1 होगा तो 18, मतलब नहीं जाएगा। अब 97, इसमें भी नहीं जाएगा। 96, इसमें जाएगा 4 का भाग। देखो, 4 दूनी 8 और 4 4 चौक 16, इसमें पूरी बार जाएगा। लेकिन इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 15। 9 और 6 कितना हो रहा है, 15। लेकिन हमें ऐसे मान यहाँ पे रखने हैं y और z की जगह जिनका मान अधिकतम हो। क्या हो, अधिकतम। तो इससे तो 15 आ रहा है। अब इससे कम 95 ये लेंगे, 91 तक, 90 तक हम लेंगे, तो उनका योग कम होता जाएगा 15 से, तो है ना। तो हम अब सेकेंड लाइन में आते हैं, 8 वाली में, है ना। तो हम लेंगे 8 9 लेंगे, तो ये 17 हो रहा है, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर लेंगे 8 8, है ना, इसमें डिवाइड हो रहा है। अगर y और z की जगह मैं 8 8 लेता हूं, तो इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा भाग जा रहा है, और इनका योग भी 15 से ज्यादा आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो यही अधिकतम मान वाली संख्या होगी जिसका मान हमें रखना है। तो y और z की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, y का मान भी 8 और z का मान भी 8, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 16। तो अधिकतम मान y और z के रखने के लिए 8 8 रखना होगा, तभी इनकी अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती। अगर एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी कुर्सियां हैं उससे व्यक्तियों की संख्या एक अधिक है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर जितनी कुर्सियां हैं, एक व्यक्ति की कुर्सी मतलब नहीं मिलती है, तो एक व्यक्ति की संख्या अधिक है कुर्सियों से। जितनी कुर्सियां हैं उससे एक व्यक्ति अधिक है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठते हैं, क्या दो व्यक्ति बैठते हैं, तो एक कुर्सी खाली रहती है। दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है। तो एक चीज समझ में आई यहाँ पे आपको बात, अगर प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है। एक कुर्सी क्या रहती है, खाली। मतलब व्यक्तियों की जो संख्या है ना, व्यक्तियों की जो संख्या है व्यक्तियों की जो संख्या है वो क्या है, सम है। सम संख्या है, व्यक्तियों की संख्या क्या है, सम है। क्यों सम है, क्योंकि देखो, अगर दो दो व्यक्ति बैठ रहे हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचता जो कुर्सी पे नहीं बैठा हो। व्यक्तियों की संख्या है सम, और कुर्सियों की संख्या क्या है, विषम है, मतलब एक कम है ना। तो यहाँ पे कुर्सियों की, तो कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी होगी, तो
कुर्सियों की संख्या क्या होगी, सम तो होगी नहीं, विषम होगी। तो 4 और 6 तो कुर्सियों की संख्या होगी नहीं। अब बची क्या, 7। ऑप्शन से देख रहे हैं अपन, 7 और 3 बची, है ना, 7 और 3 बची। तो मैं 3 को लेके देखता हूं, है ना, 3 कुर्सियां रखी हुई है कमरे में, है ना, है ना, 3 कुर्सियां रखी हुई है। इन पे व्यक्ति बैठ रहे हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, एक यहाँ पे बैठ गया, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया, एक व्यक्ति मतलब कुर्सी नहीं मिली उसे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर व्यक्ति कितने हो गए, 4, कुर्सियां हो गई 3। अगर मैं इन व्यक्तियों को दो दो बैठाऊं एक कुर्सी पे, ये 2 व्यक्ति इस पे बैठ जाएंगे और ये 2 व्यक्ति इस पे बैठ जाएंगे, तो एक कुर्सी खाली बची है नहीं बची, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, है ना। ये तो हमारा बेसिक मतलब जो हम करते हैं, हमारे मतलब वो हो गया। लेकिन इसे देखो कैसे करते हैं, देखो व्यक्तियों की संख्या, देखो कुर्सियों की संख्या कितनी है, कुर्सियों की संख्या x है सपोज करो, है ना, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x+1, है ना। अगर कुर्सियों की संख्या ये है, अगर प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं, प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, ये। लेकिन ये व्यक्तियों की संख्या हो गई ना, प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे, तो एक कुर्सी खाली रहेगी, है ना। टोटल कुर्सियां x है, एक कुर्सी खाली रहेगी, तो 2 व्यक्तियों की संख्या घटानी पड़ेगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन व्यक्तियों की संख्या की। ये व्यक्तियों की संख्या अपन ने सेकंड कंडीशन से फाइंड कर ली ना, तो x+1 इसके इक्वल में रख लेंगे। अब इससे करेंगे तो x, ये इधर आएगा तो x बच जाएगा, और ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तरीका करने का। ये तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे 3 मतलब ऑप्शन मेथड का वो करके। अगर ऑप्शन मेथड से नहीं करना चाहो तो इस तरीके से भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। देखो सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे और इस खरीद के लिए 447 रुपए का भुगतान किया। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से असंगत है। देखो यहां पे ध्यान देना है, दी गई जानकारी से असंगत है, जिसमें दोनों फलों की कोई संभावित कीमत नहीं हो सकती, है ना। तो देखो ये टेंथ क्लास में आते थे ना, टेंथ क्लास में ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते थे, है ना, संगत असंगत वाले, है ना। और सबसे 6 नंबर का वो ग्राफ बनता था, 10th क्लास में हमारे टाइम में आता था ना। तो देखो, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है 10th क्लास से। देखो तो ये कंडीशन अपन को पता होनी चाहिए। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 समीकरण दिए हुए थे, तो फिर उससे अपन को ग्राफ बनाना पड़ता था, है ना। वो 10th क्लास में आता था। तो देखो ये कंडीशंस, इसकी 3 कंडीशंस होती है, कौन कौन सी, a1/a2 इज इक्वल टू नहीं है b1/b2 के, है ना। तो इस कंडीशन में क्या, ये कंडीशन में संगत होती थी। संगत क्यों होती थी, देखो इस कंडीशन अगर ये फॉलो कर रहा है ना, कोई भी समीकरण ये चीज फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, तो क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होगा इसका, है ना। और ग्राफ बनाएंगे ना तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, और जो ये जहां पे काटेगी ना वो हमारा आंसर x और y का आंसर होता था, है ना। इस कंडीशन में अगर a1/a2 इज इक्वल बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना, तो अद्वितीय हल होते थे, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती थी, प्रतिच्छेद करती थी, और ये संगत होता था। क्योंकि अगर आंसर आ गया तो संगत है, आंसर नहीं आया तो असंगत है। हाँ, तो x और y की वैल्यू होती थी इसलिए संगत हो गया। दूसरी कंडीशन होती थी हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होते हैं, x और y के अनेक मान होते हैं यहाँ पे, अनेक हल मतलब बहुत सारे हल, है ना। और रेखा क्या होती थी, अनेक हल होते थे, और ये भी संगत होता था।
अगर मान x और y का मान आ गया तो संगत है ना। और यहाँ पे रेखाएं क्या होती थी, दोनों समीकरणों से रेखाएं जो बनती थी वो क्या होती थी, और मतलब एक दूसरे के ऊपर होती थी, मतलब समपाती जिसे बोलते हैं। दोनों रेखाएं क्या होती थी, एक दूसरे के ऊपर होती थी, इसलिए इसके आने खोल होते थे, दोनों समीकरणों से एक ही रेखा बनती थी। ठीक है, हमारी तीसरी जो कंडीशन थी वो थी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसमें हमारा कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होता। अगर इस कंडीशन को कोई भी समीकरण फॉलो कर रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। और ये क्या होगा, असंगत। अगर कोई हल नहीं है x और y का तो उसे बोलते हैं असंगत, है ना। x और y का मान नहीं आएगा इसमें, कोई भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक मान मतलब मान होगा ही नहीं, तो ये हो गया असंगत। और इसमें रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को काटेगी नहीं, है ना, समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन को अपन को फॉलो करवाना है, इससे अपन को क्वेश्चन पूछा गया ये, है ना। अब देखो एग्जाम में ये चीजें लिखनी नहीं है, यहाँ तो मैं आपको ये लिख इसलिए थोड़ा लेंथ हो गया ना, ये सब चीजें बता रहा हूँ, है ना। तो एग्जाम में ये चीजें अपन को लिखनी नहीं है, ये अपन के दिमाग में होना चाहिए। तो फिर इसे दिमाग में होने पर हमें कैसे करना है, हमें इसे ऑप्शन मेथड से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, फिर बी ऑप्शन चेक करेंगे, फिर सी, फिर डी, है ना, ऐसे ऑप्शन चेक करेंगे, है ना, ऑप्शन चेक करेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करते हैं ऑप्शन। जैसे अब देखो a1 क्या है अपने पास 15, b1 क्या है 12, है ना। अब a2 हम 25 को लेंगे, b2 हम 20 को लेंगे, है ना। c1 का मान ये है, c2 का मान ये लेके देखते हैं। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं अपन, 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू 12 और 20। देखो इसे चेक करो, 5 से ये 3 बार कट रहा है और ये 5, 3/5 और ये 4, 5 और 4, 3, 12, मतलब 3 और 5 और 3/5, ये तो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना दोनों। अब C1 C2 लिखेंगे, 447 अपॉन 745। देखो अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, मतलब ये इक्वल हो सकता है। तो देखते हैं अपन, 3 का इसमें 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 27, मतलब 149। 149 को 3 से मल्टीपल करेंगे ना तो 447 आएगा। 149 को अगर 5 से मल्टीपल करेंगे ना तो 745 आएगा। मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, किसको, फर्स्ट वाली कंडीशन को। तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी को हम चेक करते हैं, है ना, कैसे, 15 ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे 10 लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर ऊपर कितने लिखेंगे, 12 लिखेंगे, नीचे 13 लिखेंगे। तो ये तो यही बराबर नहीं हो रहा, तो अगला C1 C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये सॉरी, ये फर्स्ट वाला ए है ना, इस सेकंड को फॉलो कर रहा था, और ये बी है ना वो फर्स्ट को फॉलो कर रहा है ना। देखो इक्वल ही नहीं है, और इसमें सभी इक्वल है तो बी को फॉलो कर रहा है, इसके अनेक हल होंगे इसमें तो, है ना। अब सी को चेक करते हैं अपन, सी को चेक करते हैं। अब देखो सी को 15 अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 8, है ना। अब देखो 12 अपॉन 8, ठीक है। तो अभी से देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, है ना, 4 दूनी 8, 4 30 12। अब ये भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं आया ना, ये भी इसको चेक कर रहे हैं, ये भी इसको फॉलो कर रहा है ना। अब बचा कौन सा, बचा डी, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेना, इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए बी सी, अब चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने पहले से बीच से लास्ट से किया होता चेक तो हमारा फर्स्ट में ही आंसर आ जाता। अब इसे चेक कर लेना, इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपए और 10 रुपए वर्ग के नोट हैं जिनकी राशि 390 है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्याएं परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अमन नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 20 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं, है ना, जिनकी राशि कितनी है, 390। सपोज करो अपन मान लेते हैं अमन के पास 20 रुपए के एक्स नोट है और वाई 10 रुपए के वाई नोट है ना। तो अगर ये नोट है तो इसके पास कुल कितने रुपए हो रहे हैं, अगर नोट मतलब 20 रुपए का नोट है, सपोज करो मेरे पास 10 नोट है तो कितने रुपए हो जाएंगे, 20 को मैं 10 से मल्टीपल कर दूंगा, 200 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो अगर मेरे पास संख्या x है 20 रुपए के नोटों की और 10 रुपए के नोटों की y है, तो अगर मैं 20 और x को मल्टीपल कर दूंगा तो 20 रुपए से प्राप्त होने वाले अमाउंट मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। मतलब 20x क्या है, अमाउंट हो गया ये, है ना। टोटल 20 रुपए के नोट से प्राप्त होने वाला, और 10 और y को मल्टीपल करूंगा तो 10 रुपए से जो जितना अमाउंट होगा वो हो जाएगा। तो ये कितना है, इन दोनों का योग 390 रुपए है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, नोटों की संख्या को परस्पर बदल दे रहे हैं। नोटों की संख्या को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। यहाँ पे x ना हो के y ले रहे हैं और यहाँ पे x ले रहे हैं, तो टोटल अमाउंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, 90 रुपए कम, 90 रुपए कम हो जाती है अगर मैं चेंज कर दूं नोटों की संख्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, 20y, सॉरी अब क्या होगा, 10x प्लस 20y, 20y नोटों की संख्या चेंज हो गई ना, तो अब मेरे पास होंगे 300 रुपए, है ना। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x का मान अपन को फाइंड करना है। x का मान फाइंड करना है तो y को बराबर कर लो, y के गुणांक को बराबर कर लेंगे। y के गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 करना पड़ेगा। मतलब इस समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल कर दो। 2 से मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे 40x प्लस 20y इज इक्वल टू 780 रुपये। 39 दूना 78, 780 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब ये क्या, 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 300। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 084, 480 रुपये। तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 16, x का मान क्या हो गया 16। तो 20 रुपए के कितने नोट होंगे, 16 नोट होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिस्किट, एक चॉकलेट की कीमत 69 रुपए है। 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की कीमत 127 है। 3 बिस्किट, 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कीमत 229 रुपए है। 5 बिस्किट, 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कीमत ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पे हमको 3 कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है, 3 कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 समीकरण बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 समीकरण। तो हम बिस्किट को क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, चॉकलेट को y मान लेते हैं, और कप कॉफी, एक कप कॉफी वाले को y मान लेते हैं। तो हम 3 समीकरण बनाते हैं। पहले देखो, 2 बिस्कुट को अपन ने x माना, 2x प्लस 1 चॉकलेट, चॉकलेट को y माना, 1 y इज इक्वल टू कितना हो गया 69। ओके, ये समीकरण 1 बन गया अपना। दूसरा समीकरण, 2 चॉकलेट, चॉकलेट को अपन ने क्या माना, y माना, 2y प्लस 3 कप कॉफी, तो कप कॉफी को क्या माना अपन ने, z, तो 3z इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 127। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तीसरा समीकरण बनेगा, 3 बिस्किट, 3x प्लस 4y प्लस
टू जेड इज इक्वल टू 229, ये तीसरा। ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x और y है, अब यहाँ x और y है, यहाँ y और z है। अब देखो समीकरण 3 के साथ या तो 2 को ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम सेकंड को ले रहे हैं, अगर हम सेकंड को ले रहे हैं तो हमें किसको इक्वल करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा z को। अगर हम एक को ले रहे हैं तो हमें इक्वल किसको करना पड़ेगा, x को, मतलब इसके साथ इक्वल करना पड़ेगा ना। तो मैं सेकंड को ले लेता हूं, ठीक है, सेकंड को लेता हूं तो मुझे इक्वल किसको करना पड़ेगा, z को, z को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 z है, यहाँ पे 2 z है, तो इक्वल करूंगा तो समीकरण 2 को तो मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 2 से, और इसको मल्टीपल किससे करूंगा, 3 से, तभी तो z इक्वल होगा। देखो अगर सेकंड ले रहे हैं तो z को इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को x और y दिया हुआ है, फर्स्ट में डिपेंड करता है फर्स्ट पे, है ना, इसलिए z को इक्वल करेंगे। फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x और y वाला एक और समीकरण प्राप्त हो जाएगा, फिर दोनों से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट समीकरण लेंगे, है ना, तो हमें x को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि y और z हमारे पास एक समीकरण है और हमें एक और समीकरण y और z से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे इसको और इसको 3 से, तो हम करते हैं, इसको पहले 3 से कर लेते हैं, 9x प्लस 12y प्लस 6z बराबर, इसको 3 से करेंगे तो ये 687। ठीक है, अब इसको 2 से करेंगे, 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 254। अब देखो इस समीकरण में से इसको, इस समीकरण में से इसको घटाना है, घटाएंगे तो देखो 9x तो वैसे के वैसे आ जाएगा। अब 12y में 4y घटाएंगे तो कितना आएगा, 8y, 6z में से 6z घटाएंगे तो कुछ जीरो, कुछ नहीं बचेगा, इज इक्वल टू, अब 687 में से 254 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 3 4, 433 रुपये, ये बच गया। अब ये हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, इस समीकरण से और इस समीकरण से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे कितना है, 8y है, तो इसको हमें इसके साथ कंपैरिजन करना है, y को सेम करना है, y के गुणांक है जिसको सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीपल कर देंगे, फर्स्ट समीकरण को 8 से मल्टीपल कर देंगे तो y का गुणांक सेम हो जाएगा ना, तो गुणा करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 8y इज इक्वल टू, 8 से उसे मल्टीपल करते हैं तो 8 72 होंगे, 7 48 और 7 55, 522 रुपये हो गए, सॉरी 552, 55 हो गए ना, 48 और 7 55, ये हो गए। अब देखो बड़ी संख्या ये दिख रही है अपन को, है ना, तो इसमें से इस समीकरण में से इसको 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 16 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 552 में से ये घटाएंगे 433 तो कितना बचेगा, 9, 12 से 3 के तो 9, है ना, 119, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 एकम 7, 7 7 49, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 17, है ना, 7 एकम 7 4 बचेंगे, 7 7 49, तो 17x की वैल्यू हमारे पास आ गई, है ना, 17x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 17 आ गई तो समीकरण 1 में इसका रख देंगे तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, है ना, समीकरण 1 में 17 वैल्यू रखेंगे तो 34 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34, इसमें से 69 में से 34 माइनस कर दो, कितनी हो गई, 5 3 35, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 35,
y की वैल्यू 35 हो गई और y की वैल्यू 35 आ गई तो समीकरण सेकंड से z की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया यहाँ पे रख देंगे 35, समीकरण सेकंड में y की वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया 70 प्लस 3z इज इक्वल टू 127। 127 तो ये 70 इसमें से माइनस होंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 माइनस करेंगे तो ये 7 हो गया, 7 5 हो गया है ना, 3 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 27। तो z की वैल्यू आ गई 19। z की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब हमें देखो 5 बिस्किट 5 चॉकलेट 5 कप कॉफ़ी है ना, एक्स वाई बिस्किट चॉकलेट और कप कॉफ़ी सबकी वैल्यू आ गई, लेकिन 5 5 5 की बतानी है अपन को है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 35 एक्स की वैल्यू है 17 प्लस 35 प्लस 19, इन तीनों को जोड़ेंगे और किससे मल्टीपल कर देंगे 5 से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जोड़ेंगे और करेंगे इसे तो कितना आएगा, देखो 7 और 5 12 12 और 9 21 का 1 2 5 7 71, 71 से 5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 7 35 355 हमारा आंसर हो गया 355। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेब और 10 संतरे का वजन 5 केजी है और 12 सेब और 20 संतरे का वजन 9 केजी है। 15 सेब और 24 संतरे का वजन कितना होगा, है ना। देखो यहाँ पे भी दो समीकरण प्राप्त होंगे तो 8 एप्पल प्लस 10 ऑरेंज का वजन कितना है 5 केजी। अब दूसरा 12 एप्पल, ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। 12 एप्पल सॉरी 12 एप्पल हाँ प्लस 20 ऑरेंज, ये 20 हैं, ये ऑरेंज के लिए ओ का इस्तेमाल किया है ना ओके, और ये 9, ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है ना। तो हमें 24 संतरों का वजन ज्ञात करना है, ऑरेंज की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। 24 संतरों नहीं 15 सेब और 24 संतरों का वजन अपन को फाइंड करना है। तो अब देखो दो समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी एक को हम इक्वल करते हैं। तो देखो यहाँ 10 है यहाँ 20 है, ऑरेंज का गुणांक यहाँ पे 10 है यहाँ 20 है, तो इसको मैं क्यों नहीं सेम कर लूँ, तो इसको मल्टीपल किससे कर दूंगा समीकरण 1 को 2 से, है ना। 20 हो जाएगा ना 16a प्लस 20 ऑरेंज और ये हो जाएगा 10 मल्टीपल करूंगा तो ठीक है। ये समीकरण 3 हो मतलब 3 प्राप्त हो गया। अब इस 3 में से समीकरण 3 में से मैं 2 को घटा दूं क्योंकि मेरे को बड़ा ये लग रहा है, देखो बड़ी है ना। तो अगर 3 में से मैं 2 को घटाऊंगा तो 16 में से 12 गए तो 4a, 20 में से 20 ऑरेंज गए तो 0, अब 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, तो एप्पल का वजन क्या हो गया 1/4, क्या आ गया 1/4 आ गया। अब 1/4 को हम समीकरण 1 में रख देते हैं या किस में समीकरण 2 में रख देते हैं, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 की जगह 1/4 रखते हैं तो 8 मल्टीपल 1/4 प्लस 10 ऑरेंज इज इक्वल टू 5, तो 4 दूनी 8 है ना। तो 10 ऑरेंज बराबर ये 2 माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ऑरेंज की वैल्यू क्या हो गई 3/10 सॉरी 3/10। तो अब यहाँ पे रख दो अपन को क्या 15 सेब 15 इंटू 1/4 प्लस 24 इंटू 3/10, इसे कर लो 4 × 12 है ना, 4 × 7 = 28 3.75 प्लस यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 3 × 12 1 7.2, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 59.10 10.95 है ना, 10.95 kg आ रहा है।
अब 10.95 kg यहाँ पे नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ, देखो निकटतम पूर्णांक बताना है, तो 10.95 के निकटतम पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी 3 उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा के चयन का भी विकल्प है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा की 6 गुना वोट मिलते हैं, है ना। 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। इन तीनों उम्मीदवारों को जितने वोट मिलते हैं ना, उतने नोटा में जितने वोट मिलते हैं ना, उसके 6 गुना है ना। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, क्या नाम से, दूसरी कंडीशन क्या है? विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं। देखो विजेता है, ए को हम विजेता मानते हैं और बी है ना वो उपविजेता है ना, और दूसरा उपविजेता कौन है? सी है ना। तो विजेता कौन है? ए को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं। तो दूसरा देखो, फर्स्ट उपविजेता तो बी है और सेकंड उपविजेता सी है, तो दूसरा उपविजेता कौन है? सी। तो सी के वोटों का 2 गुना कौन? विजेता को मिलते हैं, ए को मिलते हैं। इसका मतलब यह है 2 गुना वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। तो पहला उपविजेता कौन है? बी। बी को नोटा में जितने वोट आते हैं ना, उससे 900 वोट अधिक मिलते हैं, 900 वोट अधिक मिलते हैं। तीसरी कंडीशन ये है, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन हो गई, है ना। अब मिलते हैं और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, 150 वोटों से दूसरे उपविजेता को हरा देता है। मतलब सी को वोट कितने प्राप्त हुए? सी को वोट प्राप्त हुए एन से 900 में से 150 कम, मतलब नोटा को जितने वोट प्राप्त हुए उससे 900 में से 150 कम, तो 150 कम तो 750। नोटा में जितने वोट मिले ना सी को, उससे 750 अधिक मिले सी उम्मीदवार को। ये 4 कंडीशन अपन को दी गई है ना। अब देखो 4 कंडीशन दी गई है। अब ए को कितने प्राप्त हुए? ए को 2C, तो सी को कितने? नोटा के 750, तो ए को कितने प्राप्त हो गए? 2C मतलब 2N प्लस 1500, तो ए को कितने प्राप्त हुए? ये प्राप्त हो गए। बी को ये प्राप्त हो गए एन नोटो प्लस 900 और एन प्लस 750 सी को प्राप्त हो गए, है ना। तो अब देखो सभी तीनों को हमने एन की फॉर्म में लिख लिया, तीनों को हमने नोटा के फॉर्म में लिख लिया। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, इनको ए बी और सी का मान इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ए की जगह क्या है? 2N, ए का मान देखो, अब इनको जोड़ लेते हैं हम। 2N 4N हो गया, ये क्या हो गया? 4N। अब 1500 और 900, 1500 900 2400, 2400 750, 3150, 3150 हो गए। और ये किसके बराबर है? 3150 किसके बराबर है? 6N के। किसके बराबर है? 6N के। इन तीनों को और इसको एक में रख दिए, तीनों के वैल्यू को, है ना। तो अभी कितना हो गया? 6N में से क्या नाम से 6N में से 4N माइनस कर देंगे, बराबर 3150। तो 2N बराबर 3150। तो N बराबर कितना हो गया? N बराबर 2 का भाग दे दो, 2 2 5 10, 1575, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 1575 N का मान हो गया। अब ये पूछ रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या कितनी होगी? ए में डाले गए मत, बी में डाले गए मत, सी में डाले गए मत और नोटा में डाले गए मत। कुल की तो यही होगी ना, है ना। तो नोटा में डाले गए एन है, ए में डाले गए ए है, ए बी और सी में कितने हैं? 6N है। तीन उम्मीदवारों को कितने वोट मिले? 6N। और नोटा में कितने मिले? N। तो ये कितने हो गए? 7N। कुल वोट कितने हो गए? 7N। तो 7N, N की वैल्यू अपने पास 1575 है। कितनी है? 1575। इसे 7 से मल्टीपल कर दो, है ना। 35 3
49 2 है ना। तो 25 किस में आ रहा है, 25 आ रहा है ना, किसी में नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में 0, 1125 पूरा मल्टीपल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, 11,025 वोट कुल वोट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं। अब देखो 14,400 रुपए हैं, कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं। फर्स्टली तो इसका वो करते हैं, गुणनखंड कितने होंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 144 को 12 × 12 में कर देते हैं, ठीक है, और 100 को 10 की पावर 2 में कर देते हैं हम, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 4 × 3 कर सकते हैं, 4 × 3 × 4 × 3, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितने हो गए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, 3 2 है ना, 3 की पावर 2 है ना, और 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 2 हो गई। तो इस फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितने क्या है, कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं, तो हम इसमें से 18 बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो 9 हो गया, 9 इसमें से 1 2 ले लेंगे, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 की पावर 5 बचा, 1 2 ले लिया अपन ने, और 5 की पावर 2 बचा, है ना, ये बचा ना, है ना। तो इससे 18 से डिवाइड होने वाले कितने गुणनखंड हो गए, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, 6 हो गई, 6 इंटू 5 की पावर में 1 और ऐड करें तो 3 हो गई। तो ये 18 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड है, 18। अब 36 से डिवाइड होने वाले गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इससे 36 से, तो ये 9 तो है ही, अब यहाँ से 2 की पावर 2 निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे मतलब, तो ये कितना हो गया 36। अब यहाँ पे कितनी बचेगी, 2 की पावर 2 निकाले थे, यहाँ पे 1 निकाले थे, तो यहाँ पे 5 बची थी, 6 में से 1 निकाले थे तो 5 बची थी, तो 2 की पावर 2 निकालेंगे, हम 4 निकाल रहे हैं, यहाँ पे 36 लिए ना, तो यहाँ पे क्या बचेगी, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे कुल गुणनखंड 36 से विभाजित होने वाले कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, है ना, और 5 की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ये कितने हो गए 15। 15 गुणनखंड ऐसे हैं जो 36 से डिवाइड है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा क्या है, 18 से तो विभाज्य है लेकिन 36 से नहीं, तो 18 से तो विभाज्य 18 है और 36 से 15 है, तो ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 36 से नहीं होंगे, 18 से होंगे, 18 माइनस 15 कितने हो जाएंगे, ऐसे गुणनखंड 3 हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 9वां क्वेश्चन, राजू के पास 11,000 रुपये हैं और वह नया लैपटॉप खरीदने के लिए प्रति सप्ताह 5,000 रुपये की बचत करता है, शुरू करता है। उसी समय रमेश के पास 60,000 रुपये हैं और वह अपनी कला कक्षा के लिए सामग्री पर प्रति सप्ताह 2,000 रुपये खर्च करना शुरू करता है, क्योंकि क्या कोई ऐसा सप्ताह होगा जब उनके पास समान धनराशि होगी। देखो राजू है, 2 व्यक्ति हैं, राजू और रमेश, राजू और रमेश 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। राजू के पास 11,000 रुपये हैं और रमेश के पास है 60,000 रुपये, ठीक है। अब राजू क्या है, 5,000 रुपये प्रति सप्ताह बचाता है, क्या 5,000 रुपये प्रति सप्ताह बचाता है, और राजू क्या करता है, 2,000 रुपये खर्च करता है प्रति सप्ताह, ठीक है। अब ऐसा कब, मतलब कितने सप्ताह बाद, कहने का मतलब है इन दोनों के पास समान राशि बचेगी। इसके पास, रमेश के पास 60,000 है, राजू के पास 11,000 है, ये तो खर्च करते जा रहा है और ये बचत करते जा रहा है ना, प्रति सप्ताह। तो कितने सप्ताह बाद दोनों के पास राशि सेम होगी। तो अब सप्ताह देखो, हम ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे, हम ऑप्शन मेथड जैसे सी का यूज करते हैं, 7 सप्ताह बाद, तो इसमें कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये बचा लेगा, 35,000 रुपये, अगर इसको 7 से मल्टीपल कर देते हैं तो 35,000 रुपये बचा लेगा, इसको 7 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये 14,000 रुपये माइनस हो जाएगा, और ये 35,000 रुपये ऐड हो जाएगा, है ना। तो 11 में 35 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46,000 रुपये,
है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 सप्ताह बाद। ठीक है, इक्वल करना है मतलब। 10वां क्वेश्चन, 3C 29 33 के 5 और 11 दोनों से विभाज्य हैं, जहां C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, तो C प्लस K है। C और K का मान अपन को वो करना है। देखो 3C 29 33 और K ये हमारे पास है। अब ये जो संख्या है ना, वो 5 और 11 से दोनों से विभाज्य है। अब 5 से विभाजित होने का मतलब K की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, K की वैल्यू या तो 0 होगी या 5 होगी, क्योंकि 5 से K की वैल्यू क्या होगी, या तो 5 होगी या 0 होगी, है ना। अब 11 का क्या होता है, मतलब एक संख्या छोड़ के इनका योग क्या होगा, इनके बराबर होगा। C मतलब एक संख्या छोड़ के इनके बराबर। ठीक है, तो पहले इसको जोड़ते हैं, 5 5 और 3 8 8 K प्लस 8 इज इक्वल टू C 9 12 C प्लस 12। अब देखो के की वैल्यू में यहाँ पे 5 रखता हूँ, है ना। C प्लस के की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो C की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी मेरे को, है ना। और फर्स्टली के की वैल्यू में 0 लिख भी नहीं सकता, क्यों, C और K प्राकृतिक संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 0 तो वैसे ही कट गया, 0 तो मैं के का मान ले ही नहीं सकता, पहली बात तो 5 ही ले सकता हूँ, तो 5 यहाँ पे रखूंगा तो ये कितना हो गया 13, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तभी तो होगा 13, है ना। तो C 5 के की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 1, तो दोनों का योग कितना हो गया, C प्लस के की वैल्यू 1 प्लस 5 बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। भाजक कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है। सपोज करो हमने दो संख्या मान ली, हम भाग ऐसे तो देते हैं ना, है ना। एक ए मान ली और एक बी मान ली, दो संख्या है, इनको सेम भाजक, दो यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक, भाजक क्या होता है जिसका भाग देते हैं, तो डी से हम भाग देंगे इनमें, सॉरी एक मिनट, है ना। तो देखो हम एक संख्या ए ले लेते हैं, इसमें देंगे डी का भाग, दूसरी संख्या ले लेते हैं बी, है ना, इसमें देंगे डी का भाग। ठीक है, भाजक सेम है, संख्याएं डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, इसमें शेषफल 6 प्राप्त होता है, इसमें शेषफल कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है ना। यदि उन दोनों संख्याओं को योग को, दोनों संख्याओं के योग मतलब a प्लस बी, दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो शेषफल 5 प्राप्त होता है ना। तो भाजक कितना है, अपन को भाजक फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है, यहाँ पे अपन ने भागफल एक लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सभी का, तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी डी प्लस 6, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इसको मल्टीपल करके 6 जोड़ेंगे ना, इसको मल्टीपल करके 7 जोड़ देंगे, तो डी प्लस 7। अब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी प्लस 5, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 2d प्लस 13 इज इक्वल टू
d+5, इसे सोल्व करेंगे तो d इधर आएगा तो d बचेगा, और 13 में से ये गएंगे तो -8 बचेगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई? -8। d की वैल्यू क्या आ गई? -8। तो अब देखो -8, तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। यह जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा, लेकिन हमें प्लस का लेना है। क्यों लेना है? देखो हमने, देखो a में भाग दे रहे हैं, a इसमें भाग दे रहे हैं, 6 शेषफल बच रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। a में d का भाग दे रहे हैं तो 6 शेषफल बच रहा है, b में d का भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है। लेकिन अगर हम दोनों के योग में भाग देंगे तो क्या भागफल, इसमें भी भागफल 1 ले सकते हैं, इसमें भी, तो दोनों के योग में भागफल 1 ही थोड़ी आ सकता है। लेकिन अपन ने तो क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 माना है यहाँ पे, है ना, इसलिए ज्यादा आएगा ना, इनसे तो ज्यादा ही आएगा, दोनों के योग से ज्यादा ही आएगा, है ना। तो इसलिए आंसर ये माइनस में आएगा, है ना। तो ये माइनस में आएगा ना, तो इसे हम प्लस में मानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो डी का मान आएगा ना वो माइनस में आएगा, तो उसे हमें प्लस में लेना होगा, ठीक है। सी माइनस बी का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जो 7 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है। सी माइनस बी का वह निम्नतम धनात्मक मान, देखो 17, 38, बी 9, सी, इसको हमें 7 अंकों की संख्या, इसे हमें 12 से विभाजित करना है। तो 12 से विभाजित करना है, मतलब 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड होने के लिए, और सी माइनस बी का निम्नतम मान चाहिए अपन को, सी और माइनस बी में निम्नतम मान चाहिए। तो 4 में अगर मैं 1 रखता हूँ, सी की वैल्यू तो नहीं जाता, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है? एक तो 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 पॉसिबल है ना। 2 और सी की वैल्यू 2 और 6 पॉसिबल है, ठीक है। अब 2 और 6 पॉसिबल है यहाँ पे। अगर मैं इसकी जगह 2 रखता हूँ तो देखो 3 के लिए इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। अब बचा हमारे पास 7, है ना, 7। तो हम, अगर मैं 7 बचा ना, अगर मैं क्या करूं, सी की वैल्यू 2 रख लूं और बी की वैल्यू क्या रख लूं, 7 और 2 कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं, है ना। तो मुझे बी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी या 3 रखनी पड़ेगी, है ना। 0 रखता हूं तो सी और बी का डिफरेंस कितना आएगा? 2। हमें चाहिए न्यूनतम, क्या चाहिए? निम्नतम धनात्मक, है ना। तो 2 रखने पे तो क्या आ रहा है? 2। अब मैं 6 रख के देखता हूं, अगर मैं 6 रख दूं सी की जगह, है ना, तो मुझे कितना रखना पड़ेगा बी का मान? 6 और ये कितना होंगे? 13 होंगे। तो 18 करने के लिए मुझे 5 रखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी पॉसिबल है। तो सी 6 माइनस सी का मान 6 और बी का मान 5, 5 करूंगा तो 1, तो न्यूनतम तो 1 आ रहा है ना। तो ये हम 2 नहीं मानेंगे ना, 6 मानेंगे सी की वैल्यू। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, देखो किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1, 4, 0 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 मिनट, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, है ना। अब शेषफल कितना आ रहे हैं रूप से भाग देने पर? 1, 4, 0, 5, ये शेषफल बच रहे हैं। तो सपोज करो हमने ये 1 ले लिया, 7, ये 12 हो गया, यहाँ पे 1 रख लिए, है ना, 1 रख लिए तो 7, ये क्या है? ये भागफल है, ये शेषफल है। तो भागफल को 7 से 1 से मल्टीपल करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 फिर 5
60 हो जाएगा, 60 में जीरो जोड़ेंगे तो 60 के 60, ये 180, 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करना है। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 8 9 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो, है ना, 16 का 6 3, 369। 369 हमारे वो संख्या आ गई जिसमें इन संख्याओं का 2 3 5 7 का भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होंगे। अब उसी संख्या में यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 5 से, अब यहाँ पे 369 ले लेंगे, 369, ओके। अब इसमें भाग देंगे 7 का, 5 का, 3 का और 2 का। अब जो शेषफल आएगा ना, शेषफलों का योग अपन को याद करना है। 7 का भाग देंगे, 7 में 35, 7 दूनी 7 में 35, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचा, 5, 7 में 35, 7 दूनी 14, 10 बार 2 शेषफल, 3 तिया 9, 1 शेषफल, 2 एकम 2, 1 शेषफल, ठीक है। शेषफलों को जोड़ेंगे, 7 8 9, शेषफल कितने आ गए, शेषफलों का योग 9 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, 5 + 2 + 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 9, आंसर। 14वां क्वेश्चन, राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या, राम श्याम को 6 अंकों वाली संख्या 4 6 8 3 1 2 की विभाज्यता की जांच करने के लिए देता है। श्याम राम से कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है। श्याम राम से पूछता है, देखो ये संख्या है 57 से विभाज्य है। श्याम राम से पूछता है कि यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर दे तो किस संख्या से विभाज्य होगी, है ना। देखो 57 से डिवाइड हो रही है, तो 57 में देखो 57 से डिवाइड हो रही है ना, 57 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 57 3 57 है ना, वो है 3 और 19 57, है ना। अब देखो अगर इन संख्याओं को मैं अवरोही क्रम में 6 83 12, ये क्या है, ये संख्या है, इसको अवरोही क्रम, किसमें, अवरोही क्रम में रखता हूँ। अवरोही क्रम में रखूंगा तो संख्याओं का योग तो सेम होगा ना, संख्याओं का योग, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड। तो अगर ये 3 से डिवाइड है तो इसको अवरोही क्रम में रखूँ चाहे आरोही क्रम में, किसी भी क्रम में रखूँ, ये 3 से डिवाइड तो होगा, और ऑप्शन में हमारे पास 3 है, तो ये 3 से विभाज्य होगा। समझ में आई। तो किस संख्या से विभाज्य होगा, ये 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्यों विभाज्य होगा, समझ में आ गया। इनका योग देखो, इनका योग 3 से विभाज्य होगा, कब होगा, जब ये 57 से विभाज्य होगा। तो इसको किसी भी क्रम में रखूँ, इन संख्याओं को किसी भी तरह रख दूँ मैं, आरोही अवरोही कोई से भी क्रम में रख दूँ, तो वो 3 से विभाजित होगा। ओके। 34 PQ 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 3 5 और 7 से विभाज्य है। PQ का मान ज्ञात कीजिए, PQ का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 34 PQ 3 5 और 7 से विभाज्य है, तो PQ का P + Q का मान अपन को ज्ञात करना है। देखो 5 से डिवाइड होने के लिए Q का मान जरूरी है हमारे पास, क्या, 0 या 5, है ना, 0 या 5 जरूरी है Q का मान, है ना। तो अब 3 और 4 कितने हो गए, 7 7 हो गए ना। अगर मैं यहाँ पे 7 हो गए, अब 3 से डिवाइड है ये, है ना। अगर मैं Q का मान 5 ले लेता हूं, है ना। अब देखो यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन को हमें हल करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या है, ये किससे विभाजित है, 34 PQ किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, और ऑप्शन देख रहे हो आप 11 12 10 और 13, है ना। तो देखो 11 12 10 और 13, अब इनका योग है ना
3 4 पी क्यू, 3 + 4 + पी + क्यू, क्यू का योग ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। तो ये तो 7 हो गए, 7 हो गए। अगर मैं 11 में 7 पी और क्यू का मान 11 लेता हूँ, अगर 7 जोड़ता हूँ तो 18 होता है, 18 होता है ना, तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब 12 में 7 जोड़ता हूँ, 12 में 7 जोड़ता हूँ तो 19 होता है, तो वो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 10 जोड़ता हूँ साथ में 17 होते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 13 जोड़ता हूँ साथ में तो 20 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 11, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। 3 से तभी तो डिवाइड होगा, 7 से चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन मेथड से किए तो। और हम वैसे भी कर सकते हैं, ये 5 और इससे भी कर सकते हैं, है ना। वैसे सीधा सीधा दिख रहा है ये, है ना, ऑप्शन से। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है यदि संख्या में 21 जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या से विभाज्य होगी। देखो, 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, मतलब कोई संख्या है जो 33 से विभाज्य है, तो वो 33x हो गई, मतलब 33 से तो विभाज्य होगी, वो 6 अंकों की है ये संख्या। इसमें अगर मैं 21 जोड़ दूं, 21 जोड़ दूं तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। 3 11x हो गया और ये 7 हो रह गया। तो 6 अंकों की वो किसी भी अंकों की हो, है ना, वो 3 से तो हमेशा डिविजिबल रहेगी। क्यों रहेगी, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि 6 अंकों की संख्या 11 पी 9 क्यू 4 24 से विभाज्य है तो पी क्यू का अधिकतम संभावित मान, पी क्यू का अधिकतम संभावित मान। देखो, 11 पी 9 क्यू 4 ये किससे विभाजित है, 24 से। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 3। ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम ये 3 अंक है ना, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू का अधिकतम संभावित मान, पी क्यू का अधिकतम चाहिए तो क्यू का मान अधिकतम होना चाहिए, पी का मान भी अधिकतम होना चाहिए, तभी तो। अगर पी और क्यू के अधिकतम मान होंगे तो अधिकतम मान पी क्यू आएगा, तो क्यू का मान अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्यू की जगह 9 रख के देखता हूँ तो 8 डिवाइड होता है क्या, 8 × 8 8 दूनी 16, 16 और कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, 34 में डिवाइड नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, 8 रखता हूँ क्यू की जगह, क्यू की जगह मैं 8 रखता हूँ, है ना, तो 8 × 8 1 8 16 2 8 × 24 डिवाइड हो रहा है ना 8 से। देखो, 8 × 8 1, यहाँ पे 8 दूनी 16 2 बचेंगे, तो क्यू का मान में 8 बड़ा से बड़ा 9 तो आएगा नहीं, 8 पॉसिबल है, क्या 8 ले सकता हूँ। अब 8 ले सकता हूँ, अब पी का मान लेना है मुझे, पी का मान लेना है ना, तो पी का मान क्या लेना है, देखो ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 9 कैंसिल, 6 कैंसिल क्योंकि 3 से डिवाइड है, अब 8 यहाँ पे है। अब मुझे यहाँ पे ऐसा मान लेना है जिसमें 8 में जोड़ूँ तो 3 का भाग जाना चाहिए, तो मैं 9 ले सकता हूँ, लेकिन फिर दोनों को जोड़ूंगा तो 17 होंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 लेऊंगा तो 16 होंगे, तो वो भी नहीं होगा। 7 लेऊंगा, पी का मान में अगर मैं 7 लूँ, दोनों का योग 15 हो रहा है, 15 3 से डिवाइड है, तो 7 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ पी का मान। तो 7 और 8 को मैं मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 56। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56। देखो यहाँ पे 8 और वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 8 और 9 क्यों नहीं लिया, अधिकतम चाहिए ना, हमें ऊपर से आना है, तो 9 और 8 लेंगे तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्या वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो योग में 3 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं आ रही, 9 और 8 ले रहा हूँ, तो ये लेऊंगा ना तभी आएगी, तो ये हमारा 56 ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18वां, देखो 9 + 9 की पावर 2 + 9 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 6 से भाग दिया जा रहा है ना। देखो 9 + 9 की पावर 2 + 9 की पावर 3 ऐसे चल रहा है, और ये कहाँ तक चल रहा है, प्लस 9 की पावर 2n + 1, है ना, यहाँ तक चल रहा है। अब इसे 6 से डिवाइड करना है मुझे, किसे, 6 से, तो शेषफल कितना आएगा। देखो 3 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है, 3। 3 की पावर 18 को मैं 3 की पावर 81, सॉरी 81 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, है ना, 6 × 6
6 कम 6 36 18, तो शेषफल फिर भी 3 ही आएगा, है ना। इससे 3 आएगा, इससे 3 आएगा, इससे 3 आएगा। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, 3 और 3 शेषफल आके 6 हो जाएंगे, 6 में 6 तो जीरो जीरो आ सकता है फिर शेषफल। लेकिन यहाँ पे अपने 2n+1 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अंतिम संख्या जो आएगी ना, अंतिम संख्या वो आएगी विषम संख्या, विषम संख्या आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सम संख्या आती ना तो शेषफल क्या आता, जीरो। क्यों आता शेषफल जीरो, क्योंकि देखो 9 + 9 की पावर 2, अगर ये 2 होती, अगर मैं इसमें 6 का भाग दूंगा तो यहाँ पे शेषफल जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसमें दूंगा तो 3 आएगा शेषफल, अगर 9 की पावर 2 में दूंगा फिर भी 3 आएगा, 3 और 3 जोड़ के क्या हो जाएंगे 6, और 6 में फिर 6 का भाग दूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। समझ में आई। लेकिन अगर यहाँ पे 9 की पावर 3 और होती, है ना, तो फिर यहाँ पे भी 3 शेषफल बचता, इससे तो जीरो आ गया, यहाँ पे भी 3 शेषफल, तो फिर 3 ही बचता। अगर ये यहाँ पे अंतिम अंतिम अंक सम है, सम होते तो यहाँ पे हमारे पास जीरो शेषफल बचता, लेकिन विषम होगा क्योंकि 2n+1, 1 रखो, n का मान 2 रखो, 3 रखो, या इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा विषम ही आएगी। ठीक है, रख के देख लेना, 1 2 3 कुछ भी विषम ही आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इन संख्याओं के योगफल को समान भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 49 बचता है। तो भाजक याद कीजिए। देखो, दो संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, अगर है ना, देखो इसमें ऑप्शनों को देखो, 56 57 49। अब देखो शेषफल अगर 57 बच रहा है तो भाजक क्या होगा, शेषफल से तो बड़ा ही होता है ना भाजक हमेशा, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन ए बी और सी, तीनों ऑप्शन 57 से क्या है, छोटे या बराबर, तो हमारा एक ही आंसर बचता है डी, वैसे हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे अपन ने वैसे 57 बच रहा है तो शेषफल अपन को बताना है, भाजक बताना है, भाजक कितना है, तो भाजक तो 65 होगा। अब ये तो हो गया, मतलब ऑप्शन से अगर हमारे ऑप्शन पे नजर चली जाती है तो डायरेक्टली हम इसे कर सकते हैं। लेकिन इसे करने का तरीका देखो, फर्स्ट बार हम जब डिवाइड करते हैं तो 57 शेषफल बचता है ना। शेषफल जब इन संख्याओं के योगफल को भाजक से विभाजित किया जाता है तो 49 बचता है ना। अब देखो दोनों का योगफल में तो कितना, 57, एक बार में 57, दूसरी बार में 57, तो ये कितना होना चाहिए, 114, मतलब इनके बीच में है वो संख्या। तो अब 14 बच रहा है, 114 में जब भाग दे रहे हैं ना, है ना, मतलब 114 बचना चाहिए वैसे तो शेषफल, लेकिन बच कितना रहा है, 49। कितना बच रहा है, 49, मतलब ये 49 कम होगा, तो इसमें से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65। तो हमारा वो भाजक कितना हो जाएगा, 65। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या होगा। देखो, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना है। देखो ये भाग है, ठीक है, अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है ऐसे, है ना। भाजक भागफल का 11 गुना है, भाजक है ना, भागफल का 11 गुना है, तो अपन ने ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 11x, और शेषफल का 5 गुना है। अब ये शेषफल है ना, शेषफल का 5 गुना है, ये शेषफल का 5 गुना है, इसे 5 गुना बनाना है, ये इसका 11 गुना है और ये इसका 5 गुना है, इस तरीके से सेट करना है इसको। तो इसका 5 गुना करने के लिए मैं इसे 55 कर देता हूँ और इसे 11x कर देता हूँ, और 5 गुना करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55x। अब ये 55x, अब ये 11 गुना है तो यहाँ पे 5x होना चाहिए, है ना। तो अब ये सेट हो गया, देखो ये 5 11, है ना। तो अब देखो ये हो गया ना, क्या नाम से, ये 55 और ये 11x, ये 5x। अब इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो भागफल का 11 गुना और शेषफल, भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल 44 है, शेषफल मतलब 11x का मान 44 है, तो x का मान कितना हो गया, 4। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे, 55 × 4
इसको इससे गुणा करेंगे 20 से, और फिर कितना जोड़ देंगे, 44 जोड़ देंगे। करो इसको, 220, 240, 44 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी देखो, एक्स का मान 4 आ गया, एक्स का मान 4 आ गया ना, तो हम भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य कितना हो जाएगा, 55 इंटू 4 प्लस 5, इनको मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा है ना, मल्टीपल 5 इंटू 4 प्लस 44, ये होगा है ना। तो अभी 220 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा, 0 0 44, इसमें 44 जोड़ूंगा तो 44 44, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप आज के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए ना।